हेलो एवरीवन। सो हमने पिछले लेक्चर में कंबाइंड फॉर्म ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एंड कंबाइंड फॉर्म ऑफ एंट्रोपी एंड एंथैल्पी को डिस्कस किया था। आज हमें हेल्महोल्ट्ज एंड गिब्स फ्री एनर्जी को डिस्कस करना है। तो व्हाट इज हेल्महोल्ट्ज एंड गिब्स फ्री एनर्जी? क्या होता है हेल्महोल्ट्ज एंड गिब्स फ्री एनर्जी? हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी एंड गिब्स फ्री एनर्जी दोनों ही अलग अलग हैं, ठीक है। तो गिब्स फ्री एनर्जी हम जी से रिप्रेजेंट करेंगे, हेल्महोल्ट्ज एनर्जी हम ए से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक। अब क्या होता है कि किसी भी रिएक्शन को करने के लिए कितनी जल्दी वो रिएक्शन हो जाए, कितनी फिजिबली हो जाए, ठीक है, उसके लिए हम लोग एंट्रोपी चेंज उसकी कैलकुलेट करते हैं, एंथैल्पी चेंज कैलकुलेट करते हैं। लेकिन हमेशा हमारा एंट्रोपी चेंज या एंथैल्पी जो है हमेशा कन्वीनियंट हो, मतलब हमेशा सही हो, मतलब कि उस किसी भी रिएक्शन के एंथैल्पी और एंट्रोपी हम सही एकदम कैलकुलेट कर रहे हैं। किसी भी रिएक्शन को फिजिबल होने के लिए देखो, किसी भी रिएक्शन को अगर कंप्लीट फिजिबल होना है, फिजिबल मतलब बहुत जल्दी प्रोसेस करना है किसी भी रिएक्शन को, कि कितनी जल्दी कोई रिएक्टेंट कितनी जल्दी प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जा रहा है, ठीक है, ये चीज हमें देखनी है। तो हम उस चीज की एंथैल्पी को बढ़ाएंगे घटाएंगे, उस चीज की हम एंट्रोपी को बढ़ाएंगे घटाएंगे कि हाँ जल्दी हो जाए, कन्वीनियंट हो, जल्दी हो। तो हमेशा क्या है कि एंट्रोपी एंथैल्पी उतनी कन्वीनियंट नहीं रहती है। उसके बाद कॉन्सेप्ट हमारा आ जाता है क्या, हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी और गिब्स फ्री एनर्जी। ये हमारे कुछ और फंक्शंस होते हैं जो कि हमारी किसी भी रिएक्शन को कितनी जल्दी फिजिबल हो जाए, कितना जल्दी वो हो जाए, कितना करेक्टली वे में और कितना कन्वीनियंट हो जाए। तो हम ये दो फंक्शंस को एक्स्ट्रा डिफाइन करते हैं, ठीक है। और कुछ नहीं है इसके बारे में, बस इतना ही है। तो हम हमारी हेडिंग होगी हेल्महोल्ट्ज एंड गिब्स फ्री एनर्जी। ये डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, डिफाइन हेल्महोल्ट्ज एंड गिब्स फ्री एनर्जी, 5 नंबर का आएगा आपको। ये डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, मतलब अगर आएगा अगर आपके पेपर में तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, ठीक है, इसको घुमाया फिरमाया नहीं जाएगा। तो हमारा कुछ हम इसमें लैंग्वेज लिखेंगे कि इन ऑर्डर टू डिसाइड द फिजिबिलिटी ऑफ अ प्रोसेस, मैंने कोई भी प्रोसेस कितनी आसानी से हो जा रहा है, फिजिबिलिटी ऑफ अ प्रोसेस, वी शैल हैव टू नो द, हमें क्या पता होना चाहिए, वी शैल हैव टू नो द entropy and enthalpy change of the system. Entropy and enthalpy change of the system. उस सिस्टम में किस तरीके से एंट्रोपी चेंज हो रहा है, एंथैल्पी चेंज हो रहा है, ये चीज हमें पता होनी चाहिए, ठीक है। एज वेल एज सिस्टम क्या, हमें सराउंडिंग की भी पता होनी चाहिए, एज वेल एज द सराउंडिंग। दिस इज नॉट ऑलवेज कन्वीनियंट, ये हमेशा सही हो ये जरूरी नहीं है, ठीक है। दिस इज नॉट ऑलवेज कन्वीनियंट, ये हमेशा सही हो, कन्वीनियंट मतलब हमेशा सही हो, कन्वीनियंटली हमेशा सही हो ये जरूरी नहीं है। सो वी देयरफॉर वी कंसीडर एंथैल्पी, देयरफॉर इसी वजह से वी कंसीडर entropy and enthalpy
in terms of other state functions. In terms of other state function. ठीक है, इसी वजह से हम एंट्रोपी एंड एंथैल्पी को दूसरे फंक्शंस में डिफाइन करेंगे जो कि मोर कन्वीनियंट होगा, विच इज मोर कन्वीनियंट. ठीक है, जो कि ज्यादा कन्वीनियंट होगा, मतलब ज्यादा करेक्टली बताएगा, विच इज मोर कन्वीनियंट. which is more convenient. Two such functions as the work function, these two functions such as these. अब क्योंकि दो हैं यहाँ पे, एंट्रोपी एंथैल्पी है, तो these two functions are, एक होगा वर्क फंक्शन, और जो वर्क फंक्शन होता है उसी को हम कहते हैं हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी. जो वर्क फंक्शन होगा उसी को डिनोट करते हैं, उसी को बोलते हैं हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी. ठीक है, एंड गिब्स फ्री, हम गिब्स फंक्शन भी कह सकते हैं, गिब्स. ठीक है, पहले गिब्स फंक्शन लिख देते हैं. गिब्स फंक्शन एंड, और ब्रैकेट में लिख लो, गिब्स फ्री एनर्जी which is represented by, which is represented by, कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, which is represented by gives hands on free energy को A से, जिसे कि वर्क फंक्शन भी कहते हैं A, एंड गिव्स फ्री एनर्जी को किससे, G से, रिस्पेक्टिवली. विच इज डिफाइन एज, किसको कैसे डिफाइन किया गया, विच आर, दोनों को कैसे डिफाइन किया, विच आर डिफाइन एज, हमारा जो वर्क फंक्शन होगा जिसको कि हम क्या बोलते हैं, हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी ए को, ए हमारा डिफाइन होगा U प्लस U माइनस टी एस. ये हमारा हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी है, और गिब्स फ्री एनर्जी हमारी डिफाइन होगी H माइनस टी ऑफ डी एस. ठीक है, अब इससे तुम लोग समझ जाओ कि यहाँ पे H आ रहा है. H हमारी क्या दिखाता था, एंथैल्पी. दोनों में देखो एंथैल्पी है और S एंट्रोपी भी है. ठीक है, यही एंट्रोपी और एंथैल्पी के अलग स्टेट फंक्शंस हैं, जो कि किसी भी रिएक्शन के, कोई भी रिएक्शन कितना फिजिबल है, ठीक है, कैलकुलेट मोर कन्वीनियंटली तरीके से, और भी अच्छे तरीके से ये कैलकुलेट करते हैं ये फंक्शंस. ठीक, ए हमारा क्या है, वर्क फंक्शन है जिसको कि हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी कहते हैं, और जी क्या है, गिव फंक्शन है जिसको कि गिब्स फ्री एनर्जी कहते हैं. इसी को आगे कंटिन्यू करते हैं हम इनकी करेक्टली इक्वेशन, जो कि पूरे केमिकल रिएक्शंस में यूज होती है, उसको निकालेंगे. अभी के लिए फिलहाल इतना तो नोट करिए. ठीक है, अब हम लेंगे पहले हम लोग हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी को निकालेंगे. ठीक है, फिर गिब्स फ्री एनर्जी को निकालेंगे. तो उसको रफ करें पहले.
अब हम क्योंकि हेल्महोल्ट्ज एनर्जी की हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी की बात पहले करेंगे, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर, अगर हम यहाँ पे टेम्परेचर को क्या कर दें, कांस्टेंट कर दें, ठीक है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, इन दोनों में क्या कर दें, टेम्परेचर को हम अगर कांस्टेंट कर दें और क्या ले लें, नहीं अभी नहीं, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, अभी इक्वेशन फर्स्ट पे काम चलेगा। हम लिखेंगे इफ G1, इफ, अरे यहाँ पे तो ए है ना, इफ A1, नहीं, एट कांस्टेंट टेम्परेचर T we consider A1, U1 and S1 be the functions at initial state, शुरू की स्टेट में हमने मान लिया कि A1, U1, S1 क्या है, इनिशियल स्टेट में है, एंड A2, U2 and S2 be the function at फाइनल स्टेट। और जब प्रोसेस हो गया तो हमारा क्या हो गया, A2, U2, S2, क्योंकि टेम्परेचर तो कांस्टेंट है तो उसमें तो कोई चेंज आना नहीं है। सो क्या हो जाएगा, इनिशियल स्टेट के लिए A1 इज इक्वल टू U1 माइनस ऑफ T ऑफ S1, इक्वेशन नंबर 1, और ये क्या हो जाएगा, A2 इज इक्वल टू U2 माइनस T ऑफ S2, इक्वेशन नंबर 2। सॉरी ये 2 और 3 तो ऐसे ही है, इसको 3 और 4 मानेंगे, इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 4, ठीक है। इक्वेशन नंबर 4 को माइनस करेंगे इक्वेशन नंबर 3 से, ऑन सब्सट्रैक्टिंग इक्वेशन नंबर 4 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3, A2 माइनस A1 क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये U2 माइनस U1, ठीक है। अगर हमने यहाँ माइनस लगाया तो ये प्लस में हो जाएगा, इसको ब्रैकेट में डाल दो, ठीक है, माइनस क्या हो जाएगा, TS2 माइनस T ऑफ S1, माइनस करेंगे इसका इससे, ठीक, तो माइनस कॉमन ले रखा है, ठीक। A2 माइनस ये क्या है, डेल्टा शो कर देगा डिफरेंस, ये डेल्टा U शो कर देगा, माइनस T यहां से कॉमन ले लो, S2 माइनस S1, और डेल्टा A इज इक्वल टू डेल्टा U माइनस ऑफ T ऑफ डेल्टा S, जो कि डिफरेंस शो करेगा। इसे इक्वेशन नंबर 5 मान लो, ठीक है। वी नो दैट द फ्रॉम सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, हमें सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पता है क्या होता है, फ्रॉम सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, सेकेंड लॉ लेंगे अगर थर्मोडायनेमिक्स का, क्या होता है, डेल्टा एस इज इक्वल टू डेल्टा एस डी क्यू रिवर्सिबल बाय टी, ठीक है। डेल्टा एस क्या हो जाएगा, डी क्यू रिवर्सिबल बाय टी, यहां से टी इधर कर देंगे, डी क्यू की वैल्यू निकालेंगे, डी क्यू रिवर्सिबल इज इक्वल टू टी ऑफ डी एस, ठीक है। और यहां पे क्योंकि तो वैल्यू ये रख दी, लेकिन यहाँ पे हम ये क्या करेंगे, डेल्टा एस की वैल्यू, क्योंकि यहाँ पे डेल्टा एस है तो डेल्टा एस की वैल्यू हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 5 में पुट कर देंगे। अभी यहाँ डी क्यू मत निकालो,
फ्रॉम इक्वेशन में निकालिएगा, फ्रॉम पुटिंग द वैल्यू ऑफ डेल्टा एस इन इक्वेशन नंबर 5, पुटिंग द वैल्यू ऑफ डेल्टा एस इन इक्वेशन नंबर 5, इक्वेशन नंबर 5 में डेल्टा एस की वैल्यू रखेंगे तो डेल्टा ए इज इक्वल टू डेल्टा यू माइनस ऑफ टी, और डेल्टा एस की वैल्यू रखेंगे तो डी क्यू रिवर्सिबल अपॉन टी, टी से टी क्या हो गया, कैंसल आउट हो गया, टी से टी कैंसल आउट हो गया, तो डेल्टा ए इज इक्वल टू डेल्टा यू माइनस ऑफ डी क्यू रिवर्सिबल। ठीक है, डी क्यू रिवर्सिबल ये आ गया, ये हमारा इक्वेशन नंबर क्या हो जाएगा, 6। अब आगे लिखेंगे, फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है, फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है, डेल्टा यू इज इक्वल टू डी क्यू रिवर्सिबल प्लस ऑफ डब्ल्यू डी डब्ल्यू, ठीक है, प्लस ऑफ डब्ल्यू, डब्ल्यू और इधर रखते हैं क्योंकि उसके पास ले जाए, तो डी क्यू माइनस ऑफ डी क्यू रिवर्सिबल। ठीक है, अब इसमें हम इक्वेशन नंबर 7 इसको बना दें। ठीक, तो क्या है कि हमारा इक्वेशन नंबर 6 और 7 को अगर हम कंपेयर करें, कंपेयरिंग द इक्वेशन ऑफ 6 एंड 7, रुको रुको रुको, अभी वर्क हमारा हमेशा, सॉरी हम ये चीज भूल जा रहे हैं, वर्क हमेशा क्या हो रहा है, एक्सपेंशन, गैस को एक्सपेंड करने में वर्क हो रहा है, तो वर्क हमारा निगेटिव हो जाएगा, इफ वर्क इज डन ड्यू टू द एक्सपेंशन ऑफ गैस, ड्यू टू द एक्सपेंशन ऑफ गैस, गैस का एक्सपेंशन हो रहा है तो हमारा वर्क क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, डी यू माइनस ऑफ डी क्यू रिवर्सिबल। ठीक है, इक्वेशन नंबर 8 मानिए। अब इक्वेशन नंबर 6, इक्वेशन नंबर 8 को अगर हम कंपेयर करें, फ्रॉम ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन नंबर 6 एंड इक्वेशन नंबर 8, तो डेल्टा ए क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ डब्ल्यू। ठीक है, या फिर बोल सकते हैं डब्ल्यू इज इक्वल टू माइनस ऑफ डेल्टा ए। ठीक है, यही जो हमारा डेल्टा ए है जिसकी की वैल्यू क्या हो रही है, डब्ल्यू के बराबर हो रही है, मैंने वर्क के बराबर हो रही है, यही हमारा क्या हो जाएगा, हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी। ठीक है, यही क्या शो करेगा, यही दोनों इक्वेशंस क्या शो कर रहे हैं, हेल्महोल्ट्ज फ्री इक्वेशन, वेयर यहाँ पे क्या है, वेयर डेल्टा ए, वेयर द क्वांटिटी, कौन सी क्वांटिटी, वेयर द क्वांटिटी डेल्टा ए रिप्रेजेंट द हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी, रिप्रेजेंट द, क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी, और इसी को हम क्या कहते हैं, वर्क फंक्शन। ये आगे आपके बहुत, ये आगे काम आएगा आपकी ये इक्वेशन। ठीक है, तो इस इक्वेशन को ध्यान रखें कि डायरेक्ट आपसे ये क्वेश्चन आता भी है, डिफाइन हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी एंड गिव फ्री एनर्जी, गिव द इक्वेशन। तो ये हो गया हमारा हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी। अब हम लोग गिब्स फ्री एनर्जी पे जाएंगे, जिसके लिए कि हमने जो इक्वेशन नंबर 2 माना था उसको कंसीडर करेंगे, तो इतना लिख लीजिए, फिर अब हम गिब्स फ्री एनर्जी पे प्रोसीड करेंगे।
अब लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड एट अ कांस्टेंट at constant temperature T we consider, हम क्या कंसीडर करेंगे, G1, H1 and S1 be the functions at initial state, be the functions at initial state and G2, H2 and S2 be the function at final state. ठीक है, therefore G1 is equal to H1 minus of T of S1, इक्वेशन नंबर, वहां हमारा 8 हो गया था ना, तो हम यहाँ 9 मान लेते हैं. अब क्या होगा, G2 is equal to H2 minus of T of S2, इक्वेशन नंबर 10. On subtracting equation number 10 from equation number 9, on subtracting equation number 10 from equation number 9, इक्वेशन नंबर 10 से इक्वेशन नंबर 9 को अगर हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो G2 माइनस ऑफ G1 इज इक्वल टू H2 माइनस ऑफ H1, वैसे ही करेंगे माइनस T ऑफ S2 माइनस T ऑफ S1. ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, डेल्टा G, ये डेल्टा H, यहाँ से T कॉमन लिया तो S2 माइनस ऑफ S1, सेम पहले वाले के जैसा, डेल्टा G इज इक्वल टू डेल्टा H माइनस ऑफ T ऑफ डेल्टा S. इक्वेशन नंबर क्या हो गई, 11. ठीक है, अब एंथैल्पी हमने पढ़ी थी. ठीक है, एंथैल्पी क्या था, वी नो दैट द at constant pressure, we know that the equation of enthalpy, we know that the enthalpy of the system at constant pressure, at constant pressure, delta H is equal to delta U plus of P delta V. P को कांस्टेंट रखा है, इस वजह से P में डेल्टा नहीं लगा और आगे नहीं बढ़ा. ठीक है, पुटिंग द, अब हम ये H की वैल्यू क्या कर दे, हम ये जो हमने एनर्जी गिव्स फ्री एनर्जी की इक्वेशन निकाली 11th नंबर की, उसमें हम रख दे पुटिंग द वैल्यू ऑफ डेल्टा H ऑन इक्वेशन नंबर 11. पुटिंग द वैल्यू ऑफ डेल्टा H इन इक्वेशन नंबर 11, तो क्या हो जाएगा, डेल्टा G इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस P ऑफ डेल्टा V माइनस ऑफ T ऑफ डेल्टा S, इक्वेशन नंबर 12. ठीक है, ये क्या हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 12. आगे अब हमने इक्वेशन नंबर क्या निकाली थी, 5 जो हमने निकाली थी. अब देखो ये पूरा रिलेट करेगा एक दूसरे से, तो इक्वेशन नंबर हमारी जो 5 थी, आपकी कॉपी में लिखा होगा, उसको आप देखिए. हमारा जो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 5, इसको भी डाल दी, इसको माइनस करते हैं, ये भी अब सिर्फ इक्वेशन नंबर 12 काम किया है. तो फ्रॉम इक्वेशन 5, फ्रॉम इक्वेशन 5 क्या था, डेल्टा A डेल्टा U माइनस T ऑफ डेल्टा S निकल के आया था. ठीक है, तो डेल्टा U प्लस T ऑफ माइनस, ये डेल्टा U माइनस, देखो फ्रॉम इक्वेशन 12, इसको लिखे पहले, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 12, 12 क्या है, DG डेल्टा G डेल्टा U माइनस ऑफ T ऑफ डेल्टा S आगे कर दिया, प्लस P ऑफ डेल्टा V हमने पीछे कर दिया. तो इतनी जगह पे हमारा ये डेल्टा A आ सकता है. ठीक है, क्योंकि इतनी की वैल्यू क्या है हमारी, डेल्टा A है. Therefore डेल्टा G is equal to डेल्टा A प्लस ऑफ P डेल्टा V. ठीक,
अब क्योंकि हमारी लास्ट इक्वेशन क्या निकली है, फ्रॉम इक्वेशन एट क्या निकली है, डेल्टा ए इज इक्वल टू माइनस ऑफ डब्ल्यू। ठीक है, ये निकल के आई थी हमारी इक्वेशन नंबर 8। तो डेल्टा ए की जगह पे क्या रख दे हम, माइनस ऑफ डब्ल्यू रख दे, तो क्या हो जाएगा, देयरफॉर इक्वेशन, इसको मान लिया 13 बिकम्स, इक्वेशन नंबर 13 क्या हो गई हमारी, डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस ऑफ डब्ल्यू प्लस ऑफ पी ऑफ डेल्टा वी। ठीक है, अगर हम नेगेटिव से यहाँ दोनों साइड मल्टीप्लाई करते तो माइनस ऑफ डी जी डेल्टा जी डब्ल्यू माइनस ऑफ पी ऑफ डेल्टा वी, और यही हमारा जो जी है वही हमारा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, गिव्स फ्री एनर्जी। Hence, the quantity delta G represent the Gibbs function, बोल सकते हैं हम इसको क्या, Gibbs function और gives free energy। ठीक है, डेल्टा जी क्या हो गई हमारी, गिव्स फ्री एनर्जी, और डेल्टा ए हमने क्या निकाला था, हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी। सो आज हमने हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी और गिव्स फ्री एनर्जी को डिस्कस किया है। आगे हम इन्हीं के प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे। सो आज के लिए थैंक यू।